पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कामयाब होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस जगह को चूज़ किया है, क्या बिजनेस करना चाहते हैं, और बहुत सारे कामयाब लोग वहाँ जाके कामयाब नहीं हो पाते। एग्जैक्टली। उसकी वजह ये है कि कनाडा को पहले समझना होगा कि एक मल्टी कल्चरल डायमेंशनल कंट्री है जिसमें 200 लैंग्वेजेस नेशनल वाइड गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस में आती है, यानी कि उर्दू बोलना कनाडा के अंदर उसकी नेशनल लैंग्वेजेस का एक हिस्सा है। इसी तरह हमारे वहाँ पर उर्दू की चेयर्स हैं 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इफ़ यू वांट टू सेटल एनीवेयर इन यूरोप, कनाडा एंड यूएसए, स्पेसिफिकली कनाडा, आपके पास बेसिक कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक, आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज, इवन पाइथन का कोई कोर्स कर लीजिए, बेसिक लैंग्वेज कोडिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के कोई प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, आप छोटा मोटा किसी का टैक्स डिप्लोमा वगैरह कर लें, डिप्लोमा CPA डिप्लोमा जो होते हैं वो कर लें, ताकि आप टैक्स सबमिशन के लिए भी काम कर सकें। यानी कि पार्ट टाइम कोई चीज़ आप वहाँ पर वो जो खिजीजी होती है जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर लगाकर आप कोई अपना छोटा मोटा रोजगार चला सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास आज शो में मौजूद हैं जी इमिग्रेशन लॉयर हैं, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, सरदार जुनैद बहादुर खान साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर, इससे पहले कि हम लोग थोड़ा इन डिटेल डिस्कशन में जाएं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जा रहे हैं, ये गल्ला ही बनी हुई हैं? नहीं, बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं, और उसकी वजह पता है क्या है कि पाकिस्तान से अगर सही मानों में देखा जाए कि एक्सपोर्ट क्या चीज़ की जा सकती है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स किया जा सकता है। ये जो कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ चूँकि आबादी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, जिसकी वजह से उनको बेबी बूमर्स का इशू होता है। बेबी बूमर्स का मतलब क्या है कि एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो 50 से प्लस एज के अंदर होते हैं, जो अगले 5 से 10 सालों में रिटायर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो डिफरेंट पॉलिसीज़ लॉन्च करते हैं ताकि नई यूथ को अट्रैक्ट करके यहाँ पर लाया जा सके, जिसको हम ब्रांड रोम कहते हैं। क्या यहाँ ब्रांड रोमिंग हो रही है, यहाँ से लोग उधर चले जा रहे हैं, वहाँ यहाँ पीछे खला पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स एक इतनी बड़ी एंटिटी है, इतनी बड़ी कैपेसिटी में हमारे पास मौजूद है कि हम उसको दुनिया के दीगर ममालिक में भेजकर अपने ब्रांड को ट्रेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया ग्लोबल विलेज है। वी आर अटैच विद पाकिस्तान, और वहाँ से पैसे भी यहाँ आते हैं, रेमिटेंस आते हैं, एवरीथिंग इज गुड ऑन देयर। अच्छा खान साहब, अब इसमें बताया गया कि 3,60,000 गैर मुल्की तालिब इल्मों को वीज़े दिए जाएंगे कनाडा की जानिब से, तो पाकिस्तानी कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पाकिस्तान, अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर कनाडा के लिए उन्होंने पहले दुनिया भर से 11 लाख स्टूडेंट जाते थे। अब उन्होंने 3,50,000 के ऊपर कैप लगाई है, और ये सिर्फ ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए है, मास्टर्स के लिए नहीं है। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग टोरंटो या अंटारियो चले जाते थे, एक ही सूबे के अंदर हुजम बढ़ रहा था। तो अब उन्होंने एक नई पॉलिसी लॉन्च किया, जिसमें जब भी आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे, आपको एक प्रोविंशियल अथॉरिटी लेटर लेना पड़ेगा, ताकि डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर लोगों को स्कैटर्ड किया जा सके, कि वहाँ पर भी लोग जाकर रह सकें। नंबर 1। अच्छा, मास्टर्स प्रोग्राम के इसलिए नहीं है कि इफ़ यू आर इन मास्टर्स प्रोग्राम फॉर 2 years और 1 year, 2 तरह के मास्टर्स होते हैं, 2 years होता है, 1 year। 1 year या 2 years के मास्टर के बाद यू हैव 3 years ऑफ वर्क परमिट इन कनाडा, एंड इफ़ यू कंप्लीटेड 1 year डूइंग वर्क इन कनाडा, तो आप एलिजिबल होते हैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, सूबाई प्रोग्राम के अंदर आप नॉमिनेशन के मुताबिक वहाँ की शहरियत हासिल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आइल्स करना पड़ता है, आइल्स हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा, जाने के लिए आइल्स जरूरी है। इफ़ यू वांट, नहीं, आइल्स हमारे कनाडा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स में शामिल नहीं होता, मगर जो हमारे पाकिस्तान में एम्बेसी है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट में पाकिस्तान से जाने के लिए आइल्स, डिलिंगो और डिफरेंट तरह के जो टेस्ट होते हैं, लैंग्वेज सर्ट भी होता है, कहीं एक्सपोर्ट, पीटी, अब पीटी भी होता है। अच्छा, कनाडा के लिए यू नीड टू हैव 6 bands, नो मॉड्यूल लेस देन 6, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एनी गुड प्रोग्राम इन कनाडा। 6 each। और अब देख लीजिए, अगर इफ़ यू वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए थोड़ा सा आइल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इफ़ यू वांट टू गो टू लाइक ऑसगुड लॉ हॉल स्कूल, देन इट्स गोना बी वे हायर देन दैट। अगर आप डलहौजी में जाएंगे मेडिकल के अंदर, तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, बट ओवरऑल अगर आप किसी भी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो यू हैव टू गेट 6 score इन आइल्स। अच्छा, कि स्टार्टअप वीज़ा की टाइप भी कोई कनाडा की जानिब से कोई स्कीम निकाली गई, ये क्या है? अच्छा, 2 तरह के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स है फॉर कनाडा। एक होता है प्रोविंशियल प्रोग्राम। कनाडा के अंदर जो प्रोविंशियल पॉलिसी होती है इमिग्रेशन की, वो इंडिपेंडेंट होती है, और एक फेडरल पॉलिसी भी होती है। फेडरल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक
स्टार्टअप बिजनेस में एक बिजनेसमैन के लिए दो तरह के लोग चाहिए। एक चाहिए स्टूडेंट लेवल का बंदा जो कि वहां जाके पढ़ेगा, शैडोइंग इनटू दैट सिस्टम होगा और उसके बाद वहीं पे काम करेगा। सेकंड वो चाहिए जिसके पास पैसे हैं, एक्सपर्टीज भी हैं और साथ पैसे भी हैं, ताकि वहां इन्वेस्ट कर सके। फेडरल प्रोग्राम के अंदर दे हैव डेजिग्नेटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज, 17 डेजिग्नेटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, जिनको आप ऑनलाइन जाके लिखेंगे ना सिर्फ गूगल में 17 डेजिग्नेटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो आपको ग्रुप ऑफ कंपनीज निकलेंगी जो काफ़ी सारी कंपनीज होंगी। उनमें अपना प्रोग्राम को सबमिट करवाएंगे कि मैं आपके साथ मिलकर कोई काम करना चाहता हूँ। वो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनीज हैं, वो आपकी तमाम चीज़ों के बाद आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद कहेंगे आप इस एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से तैयार करें, और उसके बाद आपको वीज़े दिए जाएंगे। आप वहाँ जाते हैं, एक बिजनेस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और आप अपनी पीआरशिप को अप्लाई करते हैं विद दोज कंपनीज। एंड देन अनदर प्रोग्राम विच इज़ प्रोवेंशियल में ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आपने सारी की सारी कंपनी फ्रॉम स्क्रैच टू बिल्ड करनी होती है, और उसके लिए पहले आपको दिया जाता है एक्सप्लोरेटरी वीज़ा, जिसको हम विजिट वीज़ा एक्सप्लोरेशन कहते हैं। वो एक्सप्लोरेटरी विजिट वीज़ा के ऊपर आप कनाडा में लैंड करते हैं और वहाँ जाने के बाद आप डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। मैं कहाँ कहाँ कारोबार कर सकता हूँ, वो ऑनलाइन वेबसाइट पे लिखा होता है कि आप किन किन रीजन्स को कर सकते हैं। वो आमतौर पर शहर नहीं होते, देही इलाके होते हैं, ताकि उनको बिल्ड किया जा सके। आपने सारे तरीक़ाकार ऑलमोस्ट बता दिए कि किस तरीके से कनाडा जाया जा सकता है। तो सर एक रियल पिक्चर भी देना, क्योंकि जो लोग वहाँ पर हैं, जो आपके थ्रू गए, आप जैसे जितने भी इमिग्रेशन लॉयर्स इनके थ्रू गए, वो ऑब्वियसली कांटेक्ट में रहते होंगे। तो क्या ये दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, या वाकई जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाना चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। अब पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कामयाब होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस जगह को चूज़ किया, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, और बहुत सारे कामयाब लोग वहाँ जाके कामयाब नहीं हो पाते। एग्जैक्टली। उसकी वजह ये है कि कनाडा को पहले समझना होगा कि एक मल्टी कल्चरल डायमेंशनल कंट्री है, जिसमें 200 लैंग्वेजेस नेशनल वाइड गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस में आते हैं। यानी कि उर्दू बोलना कनाडा के अंदर उसकी नेशनल लैंग्वेजेस का एक हिस्सा है। इसी तरह हमारे वहाँ पर उर्दू की चेयर्स हैं 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अच्छा, जब एक मल्टी कल्चरल कंट्री होता है तो उस मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए आपको पहले से कुछ रिसर्च होनी चाहिए। जो बिजनेसमैन जाता है उसके पास भी रिसर्च होनी चाहिए, स्टूडेंट जाता है उसके पास भी। फॉर एग्जांपल एज अ मीडिया पर्सन, अगर कोई बंदा जाता है कि मैं मीडिया का वहाँ जाके कोई आउटलेट खोलता हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट खुले हुए हैं। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देसी मीडिया कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कितना बड़े पाउचेज है जिनको मैं टैकल कर सकता हूँ। व्हेन यू आर डीलिंग विद देसी मीडिया इन कनाडा, यू नीड टू डील विद पाकिस्तान, इंडिया फॉर श्योर, एंड देन ह्यूज पंजाबी कम्युनिटी विच वी आर लिविंग इन देयर। तकरीबन 25 मेंबर पार्लियामेंट्स फ्रॉम पंजाबी कम्युनिटी फ्रॉम इंडियन साइड। ऐसे बेसिक प्रोफेशंस बताएं कि जो कोई भी शख्स, वो किसी भी प्रोफेशन का है, और उसने अब इन दिस टाइम ऑफ लाइफ डिसाइड कर लिया कि जी अब मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, वो ऐसे कौन सी स्किल्स ले सकता है कम से कम वक्त में जो वहाँ जाके यूजफुल हो सकती है और वो वहाँ पे अच्छी लाइफ स्टार्ट कर? Three important skills. If you want to settle anywhere in Europe, Canada and USA, specifically Canada, सही, आपके पास बेसिक कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक। आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज, इवन पाइथन का कोई कोर्स कर लीजिए, बेसिक लैंग्वेज कोडिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के कोई प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, आप छोटा मोटा किसी का टैक्स डिप्लोमा वगैरह कर लें, डिप्लोमा CPA डिप्लोमा जो होते हैं वो कर लें, ताकि आप टैक्स सबमिशन के लिए भी काम कर सकें। यानी कि पार्ट टाइम कोई चीज़ आप वहाँ पर, वो जो खिजीजी होती है जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर लगाकर आप कोई अपना छोटा मोटा रोजगार चला सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, इफ़ यू वांट टू गो देयर, फॉर एग्जांपल एज अ यंग गाय जो मेरी बात सुन रहा है और वो उसे बैचलर्स किया हुआ है, सही, आप कंसल्टेंटों को ढूंढने के बजाय सबसे पहला काम कीजिए कि गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए IRCC की वेबसाइट। वहाँ जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स को पढ़िए। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन कनाडा कि आप कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर के जरिए ही काम करें। यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज वेल। आप उसको पढ़िए, और आजकल तो चैट GPT की वजह से आप उसको उर्दू भी कर सकते हैं। पढ़ें पहले, उसको समझें। और फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स के लिए, कि उनकी CRS स्कोर कंप्लीट है, मैं एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करता हूँ, और पूल में कई सालों तक वेट कर रहे होते हैं। ये करने के बजाय आप ऑनलाइन जाके सर्च कीजिए रेड सील प्रोग्राम। सही। रेड सील प्रोग्राम में यू कैन जस्ट गो टू कनाडा टू अपीयर इन 1 टेस्ट,
ठीक है। वो टेस्ट में से जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि यू हैव अ कैनेडियन एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री Very nice. प्रोग्राम। ठीक है, स्कोर बढ़ जाएगा फिर आपका। स्कोर बढ़ जाएगा। स्कोर बढ़ जाएगा। यार यहाँ से बैठ के आप तो कनाडा की किसी जगह से काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, exactly। आप किसी रेड सील प्रोग्राम निकालिए या नॉर्थ अटलांटिक प्रोग्राम्स निकालिए जो थोड़े सर्द इलाकों के प्रोग्राम हैं, और वहाँ पर अपने आप को एनरोल कीजिए कि अच्छा मैं वहाँ जाके कैमरामैन का टेस्ट देना चाहता हूँ। वहाँ पर होगी 100 के करीब वहाँ पर। जुनैद खान साहब, ये आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई है। ये तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए कि जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो मास्टर्स या अबव मास्टर्स हैं और जो एक्सप्रेस एंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। हमारा ज़्यादातर तबका सर ऐसा है कि जो नौजवान बिलखसूस मायूस हैं, बाहर जाना चाहते हैं, और एक आम गुफ्तगू जो होती है उसमें ये होती है कि जी आप यहाँ से जाके वहाँ टैक्सी भी चलाएंगे ना तो आप यहाँ से ज़्यादा खुश रहेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? यार ये सच्चाई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाके जब आप टैक्सी चलाएंगे, देखिए इंटरनेशनल दुनिया में अगर आपने मूव होना है तो एजुकेशन इज़ योर बेसिक मीडियम, द वे यू कैन गेट इंटरनेशनल एनीवेयर यू वांट टू गेट योर सिटीजनशिप आप अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन दुनिया में जाने का सबसे आसान तरीका, खासतौर पे मास्टर्स प्रोग्राम में, वो कैसे है? वो इसलिए है कि एजुकेशन के ज़रिए आपने 1 साल वहाँ की यूनिवर्सिटी को फ़ी पे की होती है, आप वहाँ के सिस्टम को समझे होते हैं, आपने शेडोइंग पूरी की होती है उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की, और उसके बाद यू गोना जंप इनटू द मार्केट और दे विल गिव यू ओपन वर्क परमिट, देन यू विल बी एबल टू फाइंड योर ओन जॉब। जैसे पाकिस्तान में कोई बंदा वर्क परमिट खरीदता है $40,000 का, $45,000, विच इज़ इलीगल इन कैनेडा, बिकॉज वर्क परमिट की फीस कितनी है? $900। इसके अलावा जो पैसे वो आप अंडर द टेबल ले रहे हैं, वो पैसे कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड नहीं है। वाई? क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है कि आप वर्क परमिट बेचते हैं। लास्ट में मेरा एक सवाल ले लें कि ये जो प्रोग्राम इनकी जानिब से बताया गया है स्टूडेंट्स के हवाले से, तो अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा हो जाएगा? एक यूनिवर्सिटी की जो फ़ी होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम $13,000 कैनेडियन फॉर 1 ईयर, जो पाकिस्तान से पूरे साल की 13,000 कैनेडियन डॉलर, 13,000, जो कि कितने बनते हैं पाकिस्तानी? 13,000 कैनेडियन डॉलर बनते हैं 30 लाख, 26, 28 लाख। अच्छा, ये एक फ़ी आपने 1 साल की जमा करवानी है, क्योंकि पाकिस्तान से कनाडा के लिए स्टूडेंट जो जाता है उसे SDS सिस्टम के मुताबिक काम करना होता है, यानी कि एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया, डिज़ाइन किया गया। एक फ़ी जमा करवा दी आपने, फिर आपने बैंक में पैसे रखने, योर 1 ईयर एक्सपेंडिचर्स, जो कि कितने? 21,000 कैनेडियन डॉलर। अच्छा, ये दोनों चीज़ ये आपने रख लिए, जो कि आपने अपने अकाउंट में रखे हैं, जो अकाउंट ऑनलाइन होता है, ये नहीं शो कर रहे होते कि मतलब वो फेक अकाउंट नहीं बनाना होता, रियल में आपने शो कर रहे होते हैं, वो शो कर दिए, और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप कनाडा चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपने दी। एक और सेगमेंट इस पर रखेंगे, और जाते जाते वन लाइनर अगर आप जवाब दे सकें, वन लाइनर, और वो ये कि जो लोग असाइलम ले रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ठीक है, उन लोगों के लिए ठीक है? यू हैव फंडामेंटल राइट वेयर एवर यू आर इन दिस वर्ल्ड, कि आप जहाँ पर अपने राइट और डिग्निटीज़ के लिए काम करना चाहें, आप गवर्नमेंट के सामने अपने आप को पेश कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आपको यूनाइटेड नेशन में इजाज़त देते हैं। सरदार जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़े खूबसूरती से आपने समझाया कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और सारे क्राइटेरियाज क्या